नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन, सारा देश 100 खबरें। शनिवार को नेपाल में आया भूकंप नेपाल में आए 1934 के भूकंप से भी बड़ा होता नजर आ रहा है। 1934 में मरने वालों का आंकड़ा 800 का था, लेकिन अब शनिवार को आए भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है। खुद नेपाल के पीएम ने ये बात कही है। भूकंप की त्रासदी में घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक घायलों की संख्या 8,000 के पार पहुंच चुकी है। जैसे जैसे मलबा हटेगा, दूर दराज के इलाकों में राहत कार्य शुरू होगा। इसमें हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप से तबाह हुए नेपाल में राहत बचाव का काम जोरों पर चल रहा है। इस उम्मीद में कि शायद 4 दिनों बाद भी किसी की जिंदगी बचाई जा सके, लेकिन अब इसकी उम्मीद वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। राहत बचाव कार्य में मौसम बड़ी मुश्किल खड़ा कर रहा है। रह रहकर हो रही बारिश से राहत काम बार बार रुक रहा है। तबाही के 4 दिन बाद नेपाल में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन लोगों को जिंदगी सामान्य जरूरतों के लिए भी अब जूझना पड़ रहा है। ना तो पानी मिल रहा है और ना ही खाना। नेपाल में भूकंप के बाद बेहाल लोगों को अब रोजमर्रा की चीजों के लिए भी जूझना पड़ रहा है। वहां कई चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और कालाबाजारी भी जोरों पर है। सब्जी, खाने पीने की चीजें सभी के लिए लोगों को भारी दाम चुकाने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे पीने के पानी की एक बोतल 100 रुपए में मिल रही है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। जहां कहीं पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं, वहां लंबी लंबी लाइनें, खड़े लोगों को घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों की भी भीड़ लग रही है और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर और दवाइयों की भी कमी बढ़ती जा रही है। अस्पतालों का भी बुरा हाल है। कई अस्पतालों में तो यहाँ पे डायरिया फैलने की भी खबरें आ रही हैं। राहत शिविरों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि इस वक्त बारिश में भीगते हुए बीमार पड़ रहे हैं। राहत के काम में लगे नेपाल सेना और दूसरे देशों से आए बचाव कर्मी मलबे को हटाकर शवों और जिंदा बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से कंक्रीट काटकर ढेर हुए मकान का मलबा हटाया जा रहा है। ऐसी ही एक राहत कार्य के दौरान बचाव कर्मियों को एक धराशायी हुई बिल्डिंग की दीवार के बीच फंसा एक शख्स मिला। करीब 4 दिन बीत जाने के बाद यहाँ पे बचाव कर्मियों ने इस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहत और बचाव दल ने अब धीरे धीरे नेपाल के दूर दराज के इलाकों में पहुंचना शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए खाने का सामान भी गिराया जा रहा है। जैसे जैसे मलबे की सफाई हो रही है, मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। नेपाल में लाखों लोगों ने एक और रात ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजारी, क्योंकि लोगों में अभी भी भूकंप का खौफ है। लोग अभी भी दहशत में हैं। नेपाल सरकार और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक नेपाल में भूकंप से 39 जिलों में 80 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 12 शहर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। नेपाल में भूकंप के बाद यहाँ पे भूगर्भ शास्त्रियों के मुताबिक नेपाल का भूगोल ही बदल चुका है। अमेरिका के लॉमेंट अर्थ ऑब्जर्वेटरी के प्रोफेसर का दावा है कि भूकंप के बाद भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा 1 से 10 फीट तक खिसक चुका है। नेपाल में शनिवार को आए भूकंप ने एक पूरे गांव को ही मलबे की ढेर में तब्दील कर दिया है। जब IBN 7 काठमांडू से 30 किलोमीटर दूर साखू गांव में पहुंचा तो वहां के हालात देखकर भूकंप की हुई तबाही का अंदाजा लगाया गया। पूरा का पूरा साखू गांव मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। गांव में बच गए लोग अभी भी दहशत में नजर आ रहे हैं। एक परिवार के तो 7 लोग भूकंप की भेंट चढ़ चुके हैं। IBN 7 ने बालेश्वर गांव का भी जायजा लिया, जहां 100 से 90 घर भूकंप के चलते जमींदोज हो गए हैं। यहां न खाना है, न लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा है। बचे हुए लोगों की उम्मीदें भी पूरी तरह टूट चुकी। नेपाल में शनिवार को भूकंप आने के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है। जिस वक्त भूकंप के झटके आए, नेपाली प्रैक्टिसेस का क्रू वहां पे एक एपिसोड की शूटिंग कर रहा था। क्रू मेंबर्स ने भूकंप के पूरे मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही भूकंप शुरू हुआ, सड़क पर किस तरह से दहशत फैल गई। भूकंप के झटकों के चलते यहां पर बाइक सड़क पर गिर गई और लोग चीखने चिल्लाने लगे, जिसे जहां जगह मिली जान बचाने के लिए वो भाग खड़ा हुआ।
भूकंप के बाद ड्रोन ने नेपाल में तबाही का मंजर अपने कैमरे में कैद कर लिया है। आसमान से खींची गई काठमांडू की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से जहां कहीं भी मकान थे, बाजार थे, वहां अब मलबे के ढेर। नेपाल ने शनिवार को आए भूकंप के बाद तेजी से बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू करने के लिए मंगलवार को भारत को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत की प्रतिक्रिया ब्लैक चेक की तरह जैसी नजर आती। नेपाल के बेहद अहम अखबार अन्नपूर्णा टाइम्स ने दावा किया है कि चीन नेपाल को भारत की सक्रिय मदद से खफा हो गया है। अखबार दावा कर रहा है कि चीन ने नेपाल सरकार से भारत के विमान और हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर एतराज जताया। अखबार का दावा है कि चीन ने नेपाल से कहा है कि वो भारत से कहे कि राहत के नाम पर उसकी हवाई सीमा में अपने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों की उड़ाना बंद करे। भूकंप की तबाही के बीच CNN के एक रिपोर्टर डॉक्टर संजय गुप्ता ने यहां पे 15 साल की बच्ची की ब्रेन सर्जरी की। संजय नेपाल में रिपोर्टिंग करने गए। 15 साल की बच्ची संध्या के ऊपर भूकंप के दौरान घर की दीवार गिर गई थी। वो भूकंप के 2 दिनों बाद अस्पताल पहुंची थी। CNN में बतौर रिपोर्टर काम करने के साथ साथ डॉक्टर गुप्ता अटलांटा के एमोरी हेल्थ केयर में न्यूरोसर्जन थे। काठमांडू से भूकंप का कहर देखकर लौटे एक परिवार ने IBN 7 का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें IBN 7 देखकर बिहार में रह रहे अपने परिवार की पल पल की जानकारी मिल रही थी। बिहार के रहने वाले इस परिवार ने बताया कि उन्होंने नेपाल में जो देखा वैसा भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। इस परिवार ने त्रासदी के बाद 3 दिन सड़क पर ही बिताई। नेपाल से भारतीयों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला चौथे दिन भी जारी रहा। अब तक हजारों भारतीयों को नेपाल से सुरक्षित लाया जा चुका है। नेपाल में आए भूकंप में आगरा के कई परिवार के 43 लोग फंसे हुए हैं। पीड़ित परिवारों ने अब सभी की कुशलता के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश सरकार भी पड़ोसी मुल्क नेपाल की दिल खोलकर मदद करने में जुट गई है। नेपाल में आए खौफनाक भूकंप में पीड़ितों की मदद के लिए अखिलेश यादव की सरकार ने आवास से मंगलवार को यहां पे राहत सामग्री के 28 ट्रक रवाना कर दिए। इन ट्रकों में दवाएं, पानी और अन्य राहत की सामग्री लदी हुई है। यूपी सरकार का कहना है कि वो नेपाल की हर संभव मदद करेगा। जितनी अधिक से अधिक राहत हो सकेगी सरकार मुहैया कराएगी। नेपाल में आई त्रासदी के बाद भारत में लोग पीड़ितों के लिए दुआ करने के लिए कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ रहे। पटना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हरिद्वार, कुशीनगर, देवगढ़, कानपुर में भी पीड़ितों के लिए प्रार्थनाएं की गई। मुंबई में भी नेपाल में आई त्रासदी के पीड़ितों के लिए दुआएं मांगी जा रही है। मुंबई में रहने वाले नेपाली मूल के लोगों ने सिद्धिविनायक मंदिर में पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। मुंबई में छोटे छोटे बच्चे भी नेपाल पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं कि बच्चे सड़क पर उतरकर पीड़ितों की मदद के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि जब तक इनका डिब्बा पैसों से भर नहीं जाएगा ये सड़क से नहीं उठेंगे। बिहार के दरभंगा में भूकंप पीड़ितों के साथ एक अस्पताल में भद्दा मजाक किया गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भर्ती भूकंप पीड़ित मरीजों के सर पर पहचान के लिए एक पट्टी लगा दी गई जिस पर लिखा है भूकंप। पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ने इस पर अखेज जताया और अस्पताल प्रशासन इसे कर्मचारी की करतूत बताकर पल्ला झाड़ता दिखा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक काली मंदिर जमीन के अंदर समा गया। घटना के बाद लोगों के अंदर भारी दहशत है। मंदिर में के जमीन में धंसने की खबर मिलते ही आसपास के इलाकों में खाली करा लिया गया। छत्तीसगढ़ के इकलौते और सबसे कम उम्र के पर्वतारोही राहुल गुप्ता सुरक्षित हैं। वे पर्वतारोहण के सिलसिले में हिमालय गए थे। उन्होंने अपने सकुशल होने की जानकारी देते हुए कहा है कि अब तक उन्होंने 7 बार भूकंप के झटके महसूस किए। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को आंधी, बारिश और ओलों ने 19 लोगों की जान ले ली। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों तक लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक आंधी तूफान ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। कलंदर खेड़ा गांव में एक मकान पर गिरी आकाशीय बिजली से झुलसकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेठी में भी आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब आधा दर्जन लोग इसमें घायल हो गए। उधर इलाहाबाद में भी 2 अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एटा के कासगंज में भी तूफान के चलते दीवार गिरने से अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई।
बहराइच में भी भीषण आंधी, तूफान और बारिश से अलग अलग घटनाओं में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा पेड़ आंधी की चपेट में आकर उखड़ गए। मऊ में भी आंधी तूफान से एक महिला की मकान की छत गिरने से मौत हो गई। अचानक आए तूफान ने बिहार की राजधानी पटना समेत कई हिस्सों में खासा असर दिखाया है। पटना में देखते ही देखते पूरी तरह से अंधेरा छा गया और तेज बारिश होने लगी। सासाराम में तो धूल भरी आंधी शुरू होते ही लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। तेज हवाओं के चलते एक पेड़ उखड़कर घर के ऊपर गिर गया, जिससे घर पूरी तरह से टूट फूट गया। नालंदा में भी तूफान और बारिश ने तबाही मचाई है। तूफान में एक घर की छत गिरने से एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। नेपाल से अब विदेशी नागरिकों का भी पलायन शुरू हो चुका है। यूपी के महाराजगंज जिले से लगी सोनाली सीमा से करीब 300 विदेशी नागरिकों ने भारत में प्रवेश किया। भारत सरकार इन विदेशी नागरिकों को 1 हफ्ते का फ्री वीजा भी उपलब्ध करा रही है। ये लोग भूकंप के बाद काठमांडू में फंस गए थे। भूकंप के बाद नेपाल के हालात बेहद खराब होते नजर आ रहे हैं। अब बड़ी तादाद में भारतीयों के साथ साथ नेपाली लोग भी भारत की तरफ आ रहे हैं। हालात सामान्य होने तक नेपाल के लोग अपने रिश्तेदारों और परिचितों के घर पनाह ले रहे हैं। दिल्ली के तिलक नगर से आम आदमी पार्टी विधायक जर्नैल सिंह के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। जर्नैल सिंह पर दिल्ली के तिलक नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। एक मकान में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की टीम कार्रवाई करने के लिए वहां पहुंची थी। तभी मकान मालिक ने जर्नैल सिंह को मौके पर बुला लिया। आरोप है कि जर्नैल सिंह ने एमसीडी कर्मियों के साथ बदसलूकी की। दिल्ली के कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता जितेंद्र सिंह तोमर पर डिग्री के फर्जीवाड़े का आरोप लगाए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि जितेंद्र की ओर से पेश लॉ का प्रोविजनल सर्टिफिकेट फर्जी है और उनके रिकॉर्ड में जितेंद्र सिंह तोमर नाम से कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया। जांच में पता चला है कि तोमर ने लॉ का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट नंबर दिखाया है वो संजय कुमार चौधरी के नाम से जारी हुआ है। यूनिवर्सिटी की ओर से ये जवाब एक याचिका पर जारी किए नोटिस में दिया गया है। उधर जितेंद्र ने विरोधियों पर साजिश का आरोप लगाते हुए सफाई दी है कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर लगे फर्जी डिग्री के आरोपों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जितेंद्र से सफाई मांगी। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर पर लगे फर्जी डिग्री के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी और तोमर पर सवाल उठाए। कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना ने इसे गंभीर मामला बताते हुए तोमर को हटाने की मांग की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि ये पूरा का पूरा मामला 420 का है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सरकार लगातार जनता के साथ धोखा ही करती आ रही है। बीजेपी ने कहा है कि अगर जितेंद्र सिंह से इस्तीफा नहीं लिया गया तो वो सड़कों पर उतरेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने कहा है कि अगर ये आरोप सही हैं तो उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि विपक्ष को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। केदारनाथ यात्रा से लौटने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब जाकर वहां के किसानों से मुलाकात की है। राहुल ने सरहिंद के अनाज मंडी पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। किसानों का कहना है कि राहुल उनसे दोस्तों की तरह मिले। अपनी पंजाब यात्रा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक सरहिंद ढाबे में खाना खाया। ढाबे के मालिक के मुताबिक जब राहुल से उन्होंने पूछा कि खाना कैसे बना है तो उन्होंने कहा कि मैं इसे 100 में से 100 नंबर देता हूं। इससे पहले अपनी यात्रा में राहुल ने ट्रेन के जनरल डिब्बे में इसकी शुरुआत की और ट्रेन में लोगों को ऑटोग्राफ भी देते हुए नजर आए। अपनी यात्रा से पहले राहुल ने कहा कि किसानों की जमीन छीनी जा रही है, इसलिए वो किसानों से मिलना चाहते हैं और खुद उनका दर्द देखना चाहते हैं। हालांकि विपक्ष से राहुल का राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। विदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपीए सरकार के खिलाफ बयान को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा कई बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने कहा कि उन्होंने विदेश में ऐसा बयान देकर परंपरा तोड़ी है, ऐसे में वो जवाब दें। वहीं सरकार ने बचाव में कहा है कि प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार है कि वो उसकी चर्चा करे जो बीते 60 सालों में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कनाडा के दौरे पर कहा था कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, हम सफाई करेंगे।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू बरकरार है। स्थानीय निकाय के चुनावों में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को शानदार सफलता मिली है। राज्य की 91 नगर पालिकाओं में से 75 पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा किया है। वहीं कोलकाता नगर निगम के 144 वार्डों में 113 पर तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मारी है, जबकि 16 लेफ्ट, 7 बीजेपी, 5 कांग्रेस और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार की झोली में गई हैं। अवैध हथियार से शिकार मामले में सलमान खान आज जोधपुर की सीजीएम कोर्ट में पेश होंगे। सलमान 4 सरकारी गवाहों के बयान पर अपना पक्ष रखेंगे। ओल्ड फरीदाबाद की भूट कॉलोनी में एक महिला ने अपने 3 बच्चों सहित जहर खा लिया। आनन फानन में सभी को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी में फिर कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। संभल के आरटीओ कार्यालय में दबंगों ने घंटों उत्पात मचाया। हद तब हो गई थी जब एक युवक ने भीड़ के सामने ही तमंचा निकालकर फायर किया। राजस्थान के जोधपुर में जो 2 मासूमों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बनाड़ पुलिस ने दोनों मासूमों के शव को बाहर निकाला और मॉर्चरी में रखवा दिया है। दोनों बच्चों की शिनाख्त हो गई है। राजस्थान के सीकर जिले में एक प्रेमी की हत्या कर उसके शव को जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मृत युवक अपनी प्रेमिका की शादी की खबर सुनकर उसके गांव आ पहुंचा और लड़की के परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी। पंजाब के जंडियाला में रेल रोककर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने राज्य सरकार के आश्वासन के बाद अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है। राज्य सरकार ने किसानों को जल्द से जल्द गेहूं खरीदने का भरोसा दिया है। मंगलवार को किसानों के अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक जाम करने की वजह से लगातार दूसरे दिन कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। दरअसल किसान पंजाब की मंडियों में गेहूं की खरीद न होने और भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अलवर में किसान की खुदकुशी के बाद परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनका शव देने के लिए शर्त रखी है। पुलिस ने शर्त रखी कि पहले वो उनकी मौत की वजह को आर्थिक तंगी लिख करके ना दे, फसल खराब होना। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि पोस्टमार्टम के बाद करीब 4 घंटे तक उन्हें थाने में बिठाया गया। आखिरकार लिखकर देने के बाद ही किसान का शव सौंपा गया। हालांकि यहां पे कई अधिकारी परिवार के आरोपों से साफ इनकार करते हैं। यूपी के बहराइच में एक और किसान की सदमे से मौत होने का मामला सामने आया है। खराब पैदावार के चलते वो कर्ज में डूबा हुआ था और सदमे के चलते हार्ट अटैक होने के बाद उसकी मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में पाया है कि आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान किसान गजेंद्र की मौत एक हादसा थी। फोन कॉल्स की पड़ताल और प्राथमिक जांच में पुलिस ने ये निष्कर्ष निकाला। हालांकि पुलिस अभी तक आधिकारिक रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अगले 2-3 दिनों में पुलिस ठोस नतीजे पर पहुंच सकती है। इस बीच गजेंद्र के परिजनों का कहना है कि मामले का सच सामने आना चाहिए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक और सख्त फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक कोई शख्स दिल्ली एनसीआर में पत्तियां, कूड़ा, प्लास्टिक, रबर या फिर कोई नुकसान पहुंचाने वाला पदार्थ जलाता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसकी लिखित शिकायत भी की जा सकती है। अपने आदेश में एनजीटी ने कहा है कि अगर इन आदेशों का उल्लंघन किया जाएगा और इलाके में किया जाता है तो संबंधित क्षेत्र का अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा। बदलापुर फिल्म में अपनी भूमिका के लिए तारीफ बटोर चुकी राधिका आप्टे का एक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया में वायरल हुआ ये वीडियो राधिका यूं दिख रही है। वीडियो वायरल होने के बाद अब निदेशक अनुराग कश्यप ने मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच में अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। माना जा रहा है कि ये वीडियो अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म का है। मंगलवार को चेन्नई ने चेपॉक मैदान में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को कड़ी टक्कर दी। इस कड़े मुकाबले में चेन्नई ने कोलकाता को 2 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई कोलकाता की शानदार गेंदबाजी के आगे 6 विकेट के नुकसान पर 134 रन ही बना पाई। 135 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता 132 रन पर ही ढेर हो गई। शानदार प्रदर्शन के लिए चेन्नई के डेविन ब्रावो को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ब्रावो बल्ले से तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन बॉल से ब्रावो ने शानदार प्रदर्शन किया। ब्रावो ने 3 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट चटके। चेन्नई की तरफ से कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। डुप्लेसी ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए। वहीं कोलकाता की तरफ से रॉबिन उथप्पा ने सबसे बड़ी पारी खेली, उन्होंने 39 रन बनाए। मंगलवार को खेले गए कोलकाता और चेन्नई के मैच में चेन्नई के गेंदबाज आर अश्विन के हाथ में चोट लग गई। अब अश्विन आईपीएल के अगले 2 मैच नहीं खेल पाएंगे।
आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगी। ये मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। आईसीसी अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर के बीच शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही। श्रीनिवासन के करीबी माने जाने वाले संजय पटेल को वडोदरा क्रिकेट संघ से निकाल दिया गया है। उन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी बेटी सारा के बॉलीवुड डेब्यू की खबर का खंडन किया है। सचिन ने साफ कहा है कि सारा फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही हैं और फिल्मों में जाने का उनका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सलमान खान ने फैसला किया है कि वो 6 मई से पहले किसी भी नए प्रोजेक्ट को साइन नहीं करेंगे। दरअसल 6 मई को सलमान खान के हिट एंड रन केस का फैसला आना है। दीपिका पादुकोण और कंगना रनावत के बीच चल रही कोल्ड वॉर अब खत्म हो गई है। दीपिका ने खुद फोन कर कंगना को क्वीन के परफॉर्मेंस के लिए बधाई दी। सोनम कपूर और फवाद खान की फिल्म बैटल ऑफ बिटोरा को अब पोस्टपोन कर दिया गया है। खबरों की माने तो सोनम कपूर प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग में व्यस्त हैं। अभिनेत्री शशिकला और विद्या बालन को महाराष्ट्र सरकार राज कपूर की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कारों से सम्मानित करेगी। ये पुरस्कार 30 अप्रैल को पुणे में आयोजित समारोह में दिए जाएंगे। अपनी कॉमिक टाइमिंग और दर्शकों को हंसाने वाले अभिनेता और शो के होस्ट मनीष पॉल अब जल्द ही एक फिल्म में एक्शन करते दिखाई देंगे। सूत्रों के मुताबिक निर्माता केशु रामसे के बेटे आयमन रामसे ने कुछ हफ्ते पहले ही मनीष को एक स्क्रिप्ट भी दिखाई। अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी कर सकती हैं। मीनाक्षी को घायल की सीक्वल घायल वंस अगेन में अहम भूमिका के लिए अप्रोच किया गया है।